नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 में आप सभी को विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन में जो कमी होती है, जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन्स हो, खनिज लवण हो, तो उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कुपोषण से होने वाली बीमारियां। यानी कुपोषण, पोषण से ही इसका प्रादुर्भाव हुआ आता है। पोषण का मतलब है हम जिन भोजन में जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के द्वारा जो हम अपने भोजन की पूर्ति करते हैं और इन पोषक तत्वों की जब कमी हमारे शरीर के अंदर होने लगती है तो बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती हैं। जैसे कि सूखा रोग हो जाता है, गैला रोग हो जाता है या स्कर्वी रोग हो जाता है। इनके बारे में हमने विटामिन वाले चैप्टर में बताया था। तो कुछ पोषक पदार्थों की कमी से या कुपोषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कार्बोज की। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से पहले तो हम ये समझें कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था मैंने, जितने भी अनाज आते हैं, अनाज, आटा आता है, चावल आता है, ठीक है, चना, ब्रेड, बिस्किट, ये सभी मैदा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में काम क्या है कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हमारे शरीर को देना। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यह 40% हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, अर्थात इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को 40% भोजन में होती है। सबसे ज्यादा हम रोटियां खाते हैं, उसके बाद में अन्य चीजें खाते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनको हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि लवण, जैसे कि नमक। और नमक को हमेशा कहा जाता है कि स्वादानुसार। स्वादानुसार नमक का मतलब है कि जितना स्वाद के अनुसार जरूरत है। जैसे कि हम आटा ले लें, आटा 1 किलोग्राम आटा ले लें। इस 1 किलोग्राम आटे को गूंथने के लिए, उसे रोटी बनाने के लिए एक चम्मच, इसमें हम क्या करते हैं, 1 चम्मच ओनली नमक मिलाते हैं। जब 1 चम्मच नमक बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका अनुपात कम डाला जाता है। यानी पोषक तत्वों की कुछ की तो आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, किसी की आवश्यकता कम होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जब इसकी अधिकता हो जाती है तो मोटापा आ जाता है। मोटापा, ऊर्जा अधिक बनने लगती है, यानी ऊर्जा अधिक हो जाती है। लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है, कमी होने पर इसकी कार्बोज की, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ह्रासमेंट होने लगता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, यानी कमजोरी आ जाती है। शरीर शिथिल पड़ जाता है। शरीर शिथिल पड़ जाता है तो कार्बोज हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
हमें इसकी उचित मात्रा अपनी लेनी है। अब उसी बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जितनी भी दालें हैं, दालों में दाल, पनीर, मक्खन, अंडा, ठीक, फलियां, इन सभी में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन ये प्रोटीन की जो प्रचुर मात्रा इसकी कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में बहुत सी कमियां होने लगती हैं। प्रोटीन ये क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो के भी सहारा ले रहा हूं। यह प्रोटीन की हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करती है। मांसपेशियों के फ्रैक्चर होने पर, उनको टूट होने पर उनकी मरम्मत करने का, उनकी वृद्धि करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए इसकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का निर्माण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। शरीर में इसकी वृद्धि गर्भावस्था, धात्री अवस्था में इसकी आवश्यकता सामान्य स्थिति से अधिक होती है। यानी महिलाओं को इसकी आवश्यकता सामान्य पुरुषों की अपेक्षा या सामान्य महिलाओं की अपेक्षा, ऐसी महिलाएं जो गर्भ धारण कर रही हैं उस समय प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। भोजन में प्रोटीन से की कमी से होने वाले शरीर में सामान्य वृद्धि जो होती है, यदि कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में उसके ऋणात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। क्योंकि और इसकी कमी से मेरेस्मस या क्वाशरपोर नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रोग मेरेस्मस या क्वाशरपोर। आपसे कभी कभी टेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कह सकते हैं मेरेस्मस नाम का और क्वाशरपोर नाम का रोग हो जाता है। यह प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। यानी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों में के अतिरिक्त युवाओं, वृद्धों, इनकी कमी के हानिकारक प्रभाव भी बहुत पड़ते हैं। भोजन में बिना किसी कारण प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देने पर, यदि हम अपर्याप्त मात्रा में पनीर खा रहे हैं, मक्खन ज्यादा खा रहे हैं, दालें ज्यादा ले रहे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा जितनी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन में जितनी लेनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में जो किडनी होती है, किडनी पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है, उसे अधिक कार्य करना पड़ रहा है। किडनी पर इसके प्रभाव पड़ने लगते हैं। इसके फलस्वरूप मोटापा, बढ़ा हुआ वजन या किडनी संबंधी हानिकारक रोग होने लगते हैं। अब बात करते हैं वसा की। वसा को हम कहते हैं घी, तेल, चिकनाई युक्त, स्नेह युक्त, यानी चिकने पदार्थ जितने भी होते हैं, चाहे वो घी हो, मक्खन हो, तेल हो, इन सभी में वसा उपस्थित होता है। चिकनाहट जिसके अंदर होती है, जिसे हम लेते हैं, चाहे सब्जी बनाने के लिए या रोटी चुपड़ने के लिए या ब्रेड में मक्खन लगाने के लिए या दूध में जो मक्खन होता है, तो इसमें केसीन नामक प्रोटीन हो जाती है, जो प्रोटीन की वजह से यहाँ पर हानियां होने लगती हैं। सेम उसी प्रकार इसमें भी इसकी कमी से हानियां होने लगती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो हमारी धमनियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। धमनियां अवरुद्ध होने लगती हैं और उस समय जब हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता अधिक हो रही है तो वहां पर हमारे हृदयाघात, हृदय संबंधी बीमारी या रक्त संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से बहुत सी समस्याएं उत्पत्ति हैं। वसा भी शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करती है। शरीर में वसा की तह शरीर में सही आकार और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है वसा। परंतु भोजन में वसा की अधिकता होने से यह नुकसानदायक होती है। इसलिए अधिकता से रक्त धमनियां विकृत हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह तथा रक्त का दबाव बढ़ जाता है, वजन में मोटापा बढ़ जाता है।
वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, वजन कम हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। यानी क्या होती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, शुष्क होती है, शरीर कमजोर होता है, कमजोर होने लगता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और यही सब वसा की कमी से होने वाले रोग हैं। चौथा बात है जीवन सत्व, विटामिन ए। विटामिन की कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीवन सत्व ए। जीवन सत्व ए का मतलब है जिसमें विटामिन ए पाई जाती हो, ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे कि मूली, गाजर वगैरह, अंडा, मक्खन, इन सभी में विटामिन ए पाई जाती है। परंतु जब ये हमारे शरीर के लाभदायक हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में सिर्फ प्रभाव देखने को मिलते हैं। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है, हमें देखने संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आंखों के देखने का जो विजन पावर होती है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, वह अवरुद्ध होने लगती है। तो इससे देखने की यानी निगाह संबंधी रोग हो जाते हैं, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसलिए इसे आंखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए की बात करें तो यह जीवन का सत्व, जहां शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं शरीर में वृद्धि में भी सहायक होती है विटामिन। इसके साथ साथ ही शरीर में विशेष योगदान नेत्रों की सुरक्षा में होता है इसका, विटामिन ए का। इसकी कमी से जहां शरीर पर विकास गति का प्रभाव पड़ता है, वहीं कमी से दृष्टि दोष, देखने की कमी आदि हो जाते हैं। तथा इसकी कमी से सूखा रोग हो जाए तो त्वचा में सूखने लगती है, त्वचा में खिंचाव आने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द या उनकी शिकायत होने लगती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है ये कि आंखों संबंधी मुख्य बात है, आंखों संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा कमजोर होने लगती है विटामिन ए की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो बात होती है, इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 अन्य प्रकार की विटामिन हैं। और ये विटामिन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, अर्थात खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है इसकी वजह से, और व्यक्ति सूखा रोग होने लगता है, यानी वह व्यक्ति सूख जाता है, यानी मान ब्लड बनना बंद हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और यह भी विटामिन की संतुलित मात्रा हमारे शरीर के पर्याप्त होनी चाहिए इसकी। यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन सत्व बी की कमी से शरीर में सामान्य कमजोरी आ जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, मुंह में छाले उत्पन्न होने लगते हैं। तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीकासूल कैप्सूल देता है, बीकासूल यानी विटामिन बी कम, कोबाडेक्स दे देता है। कोबाडेक्स का मतलब क्या है, उसमें विटामिन B12 होती है और फॉलिक एसिड होता है, और हमारे पेट में जलन संबंधी रोगों को दूर करता है। हमारे शरीर में जो एसिड बनता है उसमें भी थोड़ा सा मदद करता है। अपच की शिकायत भी इसी से रहने लगती है। इसी कमी से प्रभाव में नाड़ी संस्थान भी मंद पड़ जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, नाइसिन की कमी से कैलाजा रोग आदि बीमारियां होने लगती हैं। विटामिन सी, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। मैं रख करता हूं इसको। विटामिन की बात करें, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो अधिकांशतः नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा यानी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। जितने भी पदार्थ हैं खट्टे,
उन सभी में यह विटामिन सी पाई जाती है। और ये विटामिन सी का कार्य क्या होता है? कार्य होता है मसूड़ों को मजबूत करना, मसूड़ों को मजबूत करना, दांतों की सुरक्षा करना, लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है हमारे शरीर में। कौन सा? स्कर्वी यानी रोग हो जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि मसूड़ों के संबंधी या दांत संबंधी बीमारियां हमारे शरीर में लगने लगती हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हमें अपने भोजन में लेना चाहिए कि जो हमारे मसूड़ों की, दांतों की रक्षा कर सके और मसूड़ों में स्राव होने को रोक सके, मसूड़ों के फूलने को रोक सके, बहुत से दांतों में सुरक्षा करने का काम करता है। यह जीवन सत्व दांतों, मसूड़ों की मजबूत करते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जीवन सत्व सी की कमी से सर्दी जुकाम, अंडा से सर्दी जुकाम, ठंड से सुरक्षा प्रदान करती है। यह लोहा लवण के अभिशोषण से भी सहायक करती है। इसकी कमी से लोहा लवण और अधिशोषण नहीं हो पाता, जिससे कि शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। यानी इसकी कमी कर देंगे तो शरीर में लोहे की मात्रा को संतुलित नहीं कर पाती है और हमारे ब्लड में लोहे की कमी होने लगती है। लोहा, Fe, आयरन की कमी होती है और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी की बात करें तो डी हमें यह डायरेक्ट रूप से हमें सूर्य से यानी प्रकृति से प्राप्त होती है और सूर्य से प्राप्त होके हमारे शरीर को मजबूत करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है। यानी इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा। यानी विटामिन डी भी हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। इसकी कमी का प्रभाव हमारी हड्डियों, दांतों पर पड़ने लगता है। दांतों में और हड्डियों में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस का भी योगदान देते हैं, लेकिन इसकी कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियों में यानी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां लचीली हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। तो इनके हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जो हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी आदि विटामिन का भरपूर मात्रा में या जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है जिन तत्वों की, वो हमें मिल सके। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक, वयस्कों में, स्त्री पुरुषों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। इन रोगों का संबंध हड्डियों से होता है और हड्डियां इस पर कमजोर होने लगती हैं। विटामिन ई यानी विटामिन ई की बात करें और विटामिन ई ये प्रजनन संबंधी शिकायत को बढ़ाने में योगदान देती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो वहां पर किसी भी पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग, कोई भी वर्ग हो, और वहां पर प्रजनन संबंधी यानी संतान उत्पन्न करने संबंधी समस्याएं उनके शरीर में अंदर आने लगती हैं। तो ऐसा भोजन में भी पदार्थ लेना चाहिए जो विटामिन ई की पूर्ति करता है। इसके साथ साथ हम बात करें विटामिन के की बात करें तो विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होने लगेगी तो वह प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाती है, प्रोथाम्बिन नामक क्रिया नहीं हो पाती और इससे हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। रक्त का थक्का और विटामिन से प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जम नहीं पाता।
जमता नहीं है। उसी प्रकार हम बात करें लोहे की कमी से हमारे शरीर में जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी मात्रा में कम आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। खनिज लवण, नमक बताया मैंने, बहुत से पदार्थ हैं जो जमीन से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, इनको हम खाते हैं या प्रकृति सीधे पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनको हमें डालने से हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। आयोडीन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए आवश्यक होती है आयोडीन। इसकी कमी से गाइटर या घेंगा नामक रोग हो जाता है और थायराइड संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है, घेंगा संबंधी रोग आयोडीन की कमी से, और यह शरीर में की वृद्धि में अवरुद्ध करने लगता है। कैल्शियम फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया कि आज केवल भारत में ही नहीं किंतु संपूर्ण विश्व में अधिकांशतः या अविकसित राष्ट्रों में इसकी समस्या मुख्य रूप से कुपोषण ही है। इन राष्ट्रों की जनसंख्या विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है और इनका 3/4 भाग आबादी बीमार रहती है और शारीरिक रूप से वो बच्चे कमजोर होते हैं। बच्चे दुबले पतले और हड्डियां उनका ढांचा कमजोर होता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे सरकार ने मिड डे मील MDM मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील यानी मध्याह्न, मिड माने मध्य, डे माने दिवस दिन और मील माने भोजन, मध्याह्न दिवस योजना यानी मिड डे मील योजना लागू की जिसमें कि हर बच्चे को, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को यानी सरकारी स्कूल में, प्राथमिक में, जूनियर में बच्चे ऐसे तबके के पढ़ने जाते हैं जहां पर उनका आर्थिक स्तर काफी निम्न होता है। ऐसे तबके के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। जिनका आर्थिक स्तर उच्च होता है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां अच्छी फीस दी जाती है, गार्जियन को सब कुछ वहन करना होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा योगदान गवर्नमेंट का होता है। उनको केवल निःशुल्क शिक्षा मिलती है गवर्नमेंट के प्रावधान के अनुसार और उन्हें भोजन की भी उनकी पूर्ति की जाती है। भोजन की कमी को पूरा किया जाता है। भोजन की कमी को पूरा यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलनी चाहिए, वसा मिलनी चाहिए उन्हें, हैं। इन सभी का यानी राजमा दिया जाता है, दालें दी जाती है, सोयाबीन की बड़ी दी जाती है, पूड़ियाँ दी जाती है, दूध पिलाया जाता है, फल खिलाए जाते हैं। वो इस बात को रख करके ध्यान में दिए जाते हैं कि इस तबके के बच्चों को भी मिड डे मील के अंतर्गत उनको पोषण दिया जा सके ताकि हमारे भारतवर्ष के सभी बच्चे स्वस्थ हो सकें और वह अपने शरीर रूप से यदि वो स्वस्थ होंगे तो उनका मानसिक विकास उच्च कोटि का होगा। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता, उसका पढ़ने में मन नहीं लग सकता। तो इसलिए इसको ध्यान में रख करके पोषक तत्वों की उस भोजन में दिए जाते हैं और हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को और अपने परिवार को इन लगभग सभी पोषक तत्व दें जिससे कि हमारे शरीर में इसकी कमी से होने वाले रोग न उत्पन्न हो सके। यदि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो हम मोटी फीस डॉक्टर को दे आते हैं लेकिन भोजन में उन चीजों की पूर्ति नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी इन पोषक तत्वों का अध्ययन करें और अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकें, इससे होने वाले दुष्परिणाम को जान सकें और बच्चों को बता सकें। यही मेरा आज का उद्देश्य है और आज ये चैप्टर भोजन नामक समाप्त हुआ। कल हम परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर ऐसा है परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, इसको आप घर भी पढ़ सकते हैं। इसमें प्रदूषण वगैरह के बारे में बात होगी, इसको आप घर से तैयार कर लें, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर को 10 जो चैप्टर है परिवेश स्वच्छता एवं स्वास्थ्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, दांतों की देखभाल कैसे कर सकें, उनकी क्या क्या मात्रा शरीर में लेनी चाहिए, इसको देख लेंगे। और मैं अब संक्रामक रोगों के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।